Hello everyone, my name is Krishna Nayak and I welcome you all to the first session of the Hindu Weekly Editorial Analysis. इसमें हम करने क्या वाले हैं मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ ये सेशन हो क्यों रहे हैं और इसमें हम क्या अचीव करेंगे। अब द हिंदू सभी जो क्लैट का प्रिपेयर कर रहे हैं से लेकर लॉ एंट्रेंस से लेकर स्टेट लेवल पीएससी यूपीएससी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको पढ़ना रेकमेंडेड होता है। और एस्से राइटिंग स्पेशली अगर आप फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ना सिर्फ वो, इवन अनसीन पैसेजेस लॉ एंट्रेंस लेवल पे अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी देने का ट्राई कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो द हिंदू इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स फॉर यू, ये हम सबको पता है। अब द हिंदू में न्यूज तो सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन दिक्कत कहाँ पे जाती है? दिक्कत जाती है एडिटोरियल्स में। एडिटोरियल्स क्योंकि इतने बड़े बड़े, इतने वाइड, इतने बड़े एस्से के फॉर्म में दिए होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसको एक दिन का 2 दिन का तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन पूरे हफ्ते का रोज डिलीजेंटली और रेगुलरली पढ़ पाना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सेशंस हम इसीलिए ही स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पूरे हफ्ते के जो मंडे से लेके सैटरडे रादर संडे तक जो भी एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे संडे को एडिटोरियल नहीं आता, कुछ अलग प्रोफाइल्स या समथिंग डिफरेंट कम्स, बट मंडे से सैटरडे लेके चलते हैं। जो भी एडिटोरियल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आई रियली होप दिस सेशंस हेल्प यू वेल इन योर प्रेपरेशन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फटाफट से शुरू करते हैं। आज के सेशन में आपको जनरल आइडिया पड़ जाएगा कि हम किस तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन आपका आएगा मंडे, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड हिंदू वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। हम सिर्फ और सिर्फ वीकली एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको न्यूज चाहिए या आपको करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे कवर करने हैं तो ट्यूसडे को हमारा एक और वीकली सेशन आता है जिसमें हम पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबरें, जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, सारे के सारे न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, उनको कवर करते हैं। सो यू कैन वॉच दैट सेशन। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं। द हिंदू, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर्स अक्रॉस, और इसके एडिटोरियल्स में बड़े बड़े रिसर्चर्स से लेकर टीचर्स से लेकर इवन वाइस प्रेसिडेंट तक आर्टिकल्स देते हैं। तो दीज एडिटोरियल्स आर एक्सट्रीमली वेल रिसर्च्ड एंड वेल रिटन। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला एडिटोरियल है हम कवर करने वाले हैं लास्ट मंडे से लेकर इस सैटरडे तक, तो मतलब 8 अप्रैल से लेके अराउंड 13 अप्रैल तक। 8 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये एडिटोरियल इज रिलेटेड टू इंडियन एविएशन, अ केस ऑफ एयर सेफ्टी एट डिस्काउंट। इस एडिटोरियल में या इस आर्टिकल में जिस चीज की बात की गई है दैट इज एविएशन इंडस्ट्री। ये बोला गया है कि ऑल्दो ये क्लेम किया जा रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रोथ या राइज पर है इंडिया की पिछले कुछ सालों से, लेकिन क्या हम ये ग्रोथ अचीव कर रहे हैं सेफ्टी को टेंटर हुक्स पे रख के या सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके? तो इसी चीज के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है इस एडिटोरियल में। एंड लास्ट में कुछ मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं जिसमें यह बताया गया है हम किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई। अब प्रॉब्लम्स क्या है? स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि डीजीसीए, दो का इंटरप्ले यहाँ पे आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जिसके हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, एंड डीजीसीए। डीजीसीए इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ही पूरा रेगुलेट होता है हमारा एविएशन सेक्टर। एविएशन मतलब एयरलाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि भैया डीजीसीए के हिसाब से सेफ्टी इज पैरामाउंट, मतलब सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ बोलने की है या फॉलो भी की जाती है? धीरे धीरे करके हम अनफोल्ड करेंगे इस आर्टिकल के जरिए। यहाँ पे बोला गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने केरला गवर्नमेंट को ये लिखा था लेटर में बाकायदा कि आपका जो एक रनवे है कोझिकोडे में, वो रनवे डेंजरस है क्योंकि रनवे एंड सेफ्टी एरिया वहां पे प्रॉपर नहीं है। रनवे एंड सेफ्टी एरिया क्या चीज होती है? अब यहाँ पे रनवे एंड सेफ्टी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो अगर मान लीजिए प्लेन जब लैंड करता है या टेक ऑफ करता है तो जितने एरिया में उसको रुक जाना चाहिए उतने में ना रुक के थोड़ा और आगे जाता है तो वो एक्स्ट्रा सेफ्टी एरिया होता है। वो कोझिकोडे एयरपोर्ट पे उसका प्रोविजन नहीं है, तो किसी भी टाइम पे अगर कोई भी प्लेन जिस जगह उसको रुकना चाहिए नहीं रुकता, जो कि काफी कॉमन सिनेरियो है, तो वो क्रैश कर सकता है।
दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट अगर आप एविएशन के बारे में बात करते हैं। ये लेटर लिखा गया था जून 2023 में, और ये बाकायदा बोला गया था कि आपको इक्विप करना है बाकायदा एयरपोर्ट को और उसको सही करना है, वरना हम ऑपरेशंस बंद कर देंगे। मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला था। राइट नाउ वी आर इन अप्रैल 2024 और कोई मेजर्स नहीं लिए गए हैं। मतलब इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि जो भी एविएशन गाइडलाइंस है, जो भी डायरेक्शंस, मतलब सेफ्टी इज पैरामाउंट सिर्फ बोलने की बात है, फॉलो ना गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, ना ही एयरलाइंस फॉलो कर रही है। क्योंकि एयरलाइंस चाहती तो खुद भी स्टेप आगे ले सकती थी और बोल सकती थी कि यहाँ इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे सेफ्टी मेजर्स ढंग से नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम वहां पर लैंडिंग नहीं कराएंगे। तो कोई भी सेफ्टी को एक्चुअली में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जितना कि देना चाहिए। अप्रैल 2024 आ चुका है। अब साउथ में मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से भी होने वाला है और साउथ वेस्ट से भी, मतलब हर जगह से अब मॉनसून का सिनेरियो बन रहा है, तो रनवे और भी ज्यादा स्लिपरी बन जाता है और डेंजरस बन जाता है। इस टाइम पे रनवे एंड एरिया ना होना या सेफ्टी एरिया ना होना कुड प्रूव टू बी वेरी वेरी डेंजरस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, कि सीरियस ना लेना सेफ्टी मेजर्स को। सेकेंड प्रॉब्लम इज अबाउट फटीग। फटीग मतलब पायलट्स जो दिन रात काम करते हैं, दिन रात एयरप्लेन्स उड़ाते हैं, उनके लिए बाकायदा गाइडलाइंस इशू की जाती हैं कि फटीग मतलब थकान जो उनको होती है उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाए ताकि अनसेफ ना हो पायलट का फ्लाई करना। एक तो पायलट के लिए खुद भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दूसरा पैसेंजर्स के लिए भी, क्योंकि जो इंसान उनका प्लेन उड़ाने वाला है अगर वो थका हुआ है, वही आप जब रोड पे चलते हैं और आपको साइड में दिखता है ना कि सावधानी से गाड़ी चलाओ, आपके फैमिली वाले वेट कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, अब वो ऊपर तो नहीं दिखता वो चीज, है ना, तो एक झपकी वहां पर भी आ गई, या फटीग्ड माइंड अगर सोया हुआ हो, कोई भी गड़बड़ हो गई इन द एयर, तो देयर इज नो इमरजेंसी रेस्क्यू, इट जस्ट क्रैशेस। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर उस चीज का है कि जो पायलट की सेफ्टी की बात है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो सारे कंट्रीज के जितने भी रादर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मेंबर कंट्रीज हैं, मोस्टली सारे के सारे कंट्रीज ही हैं, उनके इन सब सेफ्टी मेजर्स को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उन्होंने एक बाकायदा फ्रेमवर्क निकाला था जिसको नाम दिया था FRMS, दैट इज फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और ये उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाया था, मतलब जरूरी है सारे मेंबर स्टेट्स को या मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना। क्यों जरूरी था? दिस ऑल्सो हैड अ गुड रीजन, क्योंकि एक स्टडी ने रिवील किया था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स और सीरियस इंसिडेंट्स हुए थे बिकॉज ऑफ पायलट्स फटीग, क्योंकि पायलट थके हुए थे, उनको प्रॉपर रेस्ट जो मिलना चाहिए या ब्रेक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और उसके कारण द एक्सीडेंट या द इंसिडेंट हैपेंड। देयर हैव बीन सेवरल स्टडीज। ना सिर्फ ये, मेजर कंट्रीज लाइक जापान देख लें आप, सिंगापुर देख लें, USA देख लें, UK देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है फटीग मैनेजमेंट को। ऐसी कंट्रीज में दे फॉलो अ प्रॉपर सिस्टम, उस सिस्टम के अंडर पायलट्स को 2 दिन की छुट्टी मिलती है जहाँ पे वो अपनी बॉडी की क्लॉक एडजस्ट करते हैं। बॉडी क्लॉक क्यों एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि पायलट्स दिन रात कोई उनका शेड्यूल नहीं होता, अगर रात के या सुबह के 4 बजे फ्लाइट उनको उड़ानी है तो वो लेकर जाएंगे, हो सकता है दोपहर के 2 बजे अकेन हो। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारा शेड्यूल होता है कि हम 11-12 बजे तक सो ही जाते हैं, सुबह 7-8 बजे तक उठते हैं, ये हमारी बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है, हमारे सिस्टम को अच्छे से चलाता है। पायलट्स का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर फील्ड ऑफ वर्क, है ना। तो इसलिए इन कंट्रीज में बाकायदा मैंडेटरीली कंपल्सरीली 2 दिन उनको छुट्टी दी ही जाती है जिसमें वो अपनी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करते हैं। ना सिर्फ ये, जब बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं जिनको लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स कहते हैं, उनको प्रॉपर ब्रेक बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है, एंड व्हेन ऑन देयर वे बैक दे आर गिवन अ प्रॉपर रेस्ट। मतलब ऐसा नहीं होता लंबी फ्लाइट भी वो फ्लाई कर रहा है और लौटते टाइम भी वो लेकर आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा केस है इंडिया में। कॉमन रिफ्रेन वन हियर्स इज दैट पायलट्स आर ओवरपेड। ये थर्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है हमारी एविएशन इंडस्ट्री की। काफी बार लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल स्टाफ जो आप एयरपोर्ट पे देखते हैं वहां पे जो स्टाफ काम करता है और आप पायलट्स को कंपेयर करें तो पायलट्स आर ओवरपेड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन यू एक्चुअली सी कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ काम करता है इस आर्टिकल के हिसाब से उनको बाकायदा 104 डेज की लीव होती है। ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ
ऑल पब्लिक हॉलीडेज दे एंजॉय एंड एनुअल लीव एज वेल। प्लस जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय के वीकेंड्स ऑफ होते हैं सैटरडे संडे, वो तो उनको मिलते ही हैं, जबकि एक पायलट को पूरे साल में मात्र 30 दिन की एनुअल छुट्टी मिलती है। और FDTL वो फटीग लिमिट जो सेट करते हैं, उनकी गाइडलाइंस के कारण हफ्ते में 1 दिन ऑफ देना पड़ता है, इसलिए उनको मिलता है। तो ये जो मेन ओपिनियन है लोगों का, या ये जो नोशन है, बायस है उनके दिमाग में, पायलट्स आर ओवरपेड, दैट्स नॉट द पॉइंट एंड दैट्स नॉट ट्रू। अगर दे आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क आवर्स, जितना वो वर्क आवर्स पुट करते हैं, दे डोंट हैव अ लाइफ, दे डोंट हैव अ बेसिक ह्यूमन जितना बॉडी क्लॉक उनका चलना चाहिए, जो भी आदतें होती है वो उनकी कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि उनका वर्क फील्ड के हजार्ड्स ऐसे हैं कि किसी भी टाइम पे भी फ्लाइट शेड्यूल हो सकती है, तो दे कैन शेड्यूल नथिंग अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से दे आर पेड। अच्छा, ये थर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ओवर प्लेड की भी बात नहीं आती, क्योंकि इंडिया में पायलट्स को जो एक ह्यूमन फैक्टर होता है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, उस बेसिक चीज को ही इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जाता है? जब इमेजिन करो कि पायलट्स ओवरवर्क्ड क्यों होते हैं, कि एक इंडियन, जैसे मान लो कोई भी एयरलाइंस है, वो एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करती है कि हमको इतने एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है, तो द ओनर्स, एयरलाइन के जो ओनर्स होते हैं, दे फॉलो DGCA सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स कि मिनिमम क्रू रिक्वायरमेंट एक प्लेन में कितना होना चाहिए, एक साइज ऑफ प्लेन पे डिपेंड करते हुए कितना क्रू उसमें रिक्वायर्ड है, वो DGCA की गाइडलाइंस है। एक और गाइडलाइंस भी है FDTL CAR की गाइडलाइन, FDTL विच इज फॉलोड इंटरनेशनल लेवल पे, DGCA हमारा खुद का है, FDTL इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता है वो है। उनके हिसाब से अगर आप रिक्वायरमेंट DGCA और FDTL का कंपेयर करें तो FDTL के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल क्रू रिक्वायर्ड है एक्चुअली में, जितना DGCA रिकमेंड करता है उससे डबल क्रू FDTL रिकमेंड करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑलरेडी द क्रू एंड इंक्लूडिंग द पायलट, दे आर सो हाउ एक्सट्रीमली ओवरवर्क दे मस्ट बी, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये, फोर्थ प्रॉब्लम जो हमने बोला था कि यार पायलट्स को बहुत हाईली पेड होता है, ओवर पेड होते हैं, वो जितना डिजर्व नहीं करते, नॉट इवन दैट इज देयर इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि फाइनेंशियल बर्डन भी है पायलट्स पे, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब इन मेनी कंट्रीज। और ये फाइनेंशियल बर्डन या स्ट्रेस, जो उनको स्ट्रेस होता है कि लोन कैसे चुकाएंगे, बिकॉज बिकमिंग अ पायलट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब पायलट बनते हैं, लाइसेंस इंक्लूड करके अगर आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपका उस ट्रेनिंग में खर्च हो सकता है। इफ यू हैव टेकन अ लोन, यू आर अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, और इफ यू आर नॉट पेड वेल, अगर आपको अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो स्ट्रेस इमेजिन करो कितना हो सकता है। पिछले कुछ स्टडीज में और पिछले कुछ इंसिडेंट्स में ऐसा देखा गया है, जैसे दिसंबर 1997 में और 1999 में 2 बार इस तरीके के प्लेन क्रैशेस हो चुके हैं, जो कि पायलट के स्ट्रेस के वजह से हुए हैं, बिकॉज पायलट वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो अगर पायलट फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंडर भी होता है ना, तो भी इट्स नॉट सेफ फॉर देम टू फ्लाई। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर अ पायलट इज कीप देम स्ट्रेस फ्री, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स की जिंदगी की जिम्मेदारी उस 1 या 2 लोगों के हाथ में, पायलट एंड द को पायलट। बट ये ना करके इंडियन एयरलाइंस, स्पेशली इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी अ एयरलाइन लाइक विस्तारा, जिसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है, उनके बारे में ये खबर आई थी, द आर्टिकल मेंशन्स इट, कि जब विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज करने जा रहे थे तो उसमें पायलट्स को जबरदस्ती एक अल्टीमेटम देके साइन कराया गया था उनका न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस वाला अग्रीमेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट या उस पे स्ट्रक्चर के अंडर जितनी उनकी पहले पेमेंट या सैलरी थी वो ऑलमोस्ट 50% कट कर दी गई थी, और उनको बोला था, अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप इसको साइन नहीं करते हो बाय द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने तक साइन नहीं करते हो, तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हो। नाउ इमेजिन अ पर्सन जिसने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन द ट्रेनिंग, उस इंसान को आप 50% उसकी पे सीधा सीधा काट रहे हो और बोल रहे हो अगर आपको कंटिन्यू करना है एज अ पायलट तो यू विल नीड टू साइन दिस, जिसमें आपको आधा पे मिलेगा, वरना यू आर आउट ऑफ दिस पायलटिंग बिजनेस या यू आर आउट ऑफ दिस एयरलाइंस। इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस दे मस्ट बी अंडर, और उस स्ट्रेस के साथ अगर वो प्लेन उड़ाने के लिए जाते हैं तो क्या दे आर नॉट प्रोन टू एक्सीडेंट्स? ऑफ कोर्स दे आर।
इसी चीज को लेकर आगे जाके जब हम देखते हैं कुछ सोल्यूशंस प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है, एक तो पहला सोल्यूशन, इंडिया को ICAO अनेक्स्चर 1, ICAO जो हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका अनेक्स 1 स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिसके अंडर जितने भी मेंबर कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स होते हैं ICAO के, उन सबको अलाउड है कि वो दूसरे मेंबर कंट्री के लाइसेंस को रिकग्नाइज कर सकते हैं। मान लो इंडिया मेंबर कंट्री है और जापान मेंबर कंट्री है, तो अगर हम ये ICAO Annex 1 एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अलाउ करता है ये कि हम जापान के दिए हुए लाइसेंस पायलट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं सिर्फ एज और इंडियन लाइसेंस इशू कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक, एक एयर लॉ एग्जामिनेशन होता है और क्लास 1 मेडिकल, 2 बेसिक एग्जाम होते हैं, वो करा के उनका लाइसेंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमको बहुत बड़ी क्रू की कमी है या पायलट्स की कमी है, जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, फटीग हो रहा है उनको, जिसके वजह से पायलट्स बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नौकरियां बहुत ज्यादा वो छोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, स्पेशली ऑफ देम बीइंग ओवरवर्क्ड। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा, DGCA के हिसाब से, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से एक रूल है जो ये मैंडेटरी या कंपलसरी बनाता है कि कोई भी जो इंस्ट्रक्टर हो, जो सिखाता है, उनको एक्टिव पायलट होना जरूरी है, जबकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप आराम से यहाँ एज एन इंस्ट्रक्टर किसी भी रिटायर्ड पायलट को यूज कर सकते हो, और जो एक्टिव पायलट है उनको आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग ड्यूटी के लिए छोड़ सकते हो। जो रिटायर्ड पायलट है, दे हैव फ्लोन एयरप्लेन्स फॉर देयर एंटायर लाइफ, आप आराम से उनको यूज कर सकते हो इस चीज में ट्रेनिंग देने के लिए। यू डोंट हैव टू एंगेज एन एक्टिव पायलट जो एक्टिव ड्यूटी पर हो इस चीज के लिए। इससे आधा ऑलमोस्ट उनका वर्क बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि अगर वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम करेंगे, एक्टिव पायलट के तौर पे भी काम करेंगे, देन डेफिनेटली दे विल बी ओवरवर्क्ड एंड दे विल बी फटीग्ड। तो सेकंड सोल्यूशन इज दिस। एंड थर्ड सोल्यूशन या एक जनरलाइज स्टेटमेंट जो दिया गया है, दैट इज कि हैंगिंग ऑन टू द रूल्स जो बनाए गए थे आजादी से भी पहले 1937 में, जिसके वजह से एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई थी तो उसमें हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी बाहर नहीं थी, इवन दैट वाज इंक्लूडेड। तो करप्शन भी बहुत हाई लेवल पर है, जिसके वजह से आए दिन कभी भी हम सुनते रहते हैं न्यूज में कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो पुर्जे यूज हुआ है वो आउटडेटेड थे, फिर भी चेंज नहीं किए गए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन करप्शन। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए वी नीड टू चेंज द गाइडलाइंस वी हैव बीन फॉलोइंग, क्योंकि वो इतनी आउटडेटेड हो चुकी है। इमेजिन 1937, ऑलमोस्ट 100 साल होने को आ रहा है इन गाइडलाइंस को, ऑलमोस्ट। तो वी नीड टू चेंज दीज रूल्स विच वर ड्राफ्टेड इन सच आउटडेटेड टाइम। तो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं 9 तारीख का। इसमें भी अगेन एक आर्टिकल काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, हु इज द चेयरमैन ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई, इन्होंने इस पूरे आर्टिकल को लिखा है। एंड MS स्वामीनाथन, वी ऑल नो, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। ही वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उनकी बेटी है। So she has done immense amount of research in climate change as well as gender equality and women's role in everything. इनका इस आर्टिकल में ऐसा कहना है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज ऑलरेडी हियर, क्लाइमेट क्राइसिस आ चुकी है, एवरीवन नोज, बट जितना हम जनरलाइज करके बोलते हैं कि ऑल ऑफ अस सफर, ह्यूमन बीइंग्स, वी डू, बट इनका ऐसा कहना है, एंड शी हैज रिसर्च्ड बैकिंग हर स्टडीज टू प्रूव इट, कि विमेन सफर मोर देन अदर्स ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठा के इन्होंने इस बात को प्रूव करने का ट्राई किया है। पहली चीज जो इन्होंने प्रूव करने का ट्राई किया है, दैट इज हाउ मच मोर विमेन सफर। एंड दूसरी चीज, अगर विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल रोल लिया जाता है इन द पर्पस ऑफ या इन ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म, कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी एक्टिविटीज किए जा रही हैं, जो भी चीजें प्रोएक्टिवली की जा रही हैं, उसमें अगर विमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो दे विल एनी डे आउट परफॉर्म मैन। ये 2 चीजों के ऊपर बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल है। लेट्स गो थ्रू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। We already know that climate change is already here and it does not impact everyone equally, but women and girls experience disproportionately high level of health risk. ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पहला जो डेटा यूज किया है दैट इज यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन आर 14 टाइम्स मोर लाइकली देन मेन टू डाई इन अ डिजास्टर। ये दिस इज रिसर्च बैक्ड, ठीक है, ये प्रॉपर इस चीज पे रिसर्च की गई थी एंड दिस डेटा हैज बिन रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, जिसमें ऐसा बोला गया है कि विमेन एंड चिल्ड्रन, कोई भी डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक्स आता है तो विमेन एंड चिल्ड्रन आर 14% मोर लाइकली टू डाई बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। अब इसके पीछे का रीजन भी हम धीरे धीरे करके देखेंगे, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी और यूरोपियन कोर्ट ने भी, दोनों ने एक साथ ही डिसीजन दिया था कि पीपल हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हर इंसान को अधिकार है कि जो क्लाइमेट चेंज के वजह से इफेक्ट्स हो रहे हैं उनसे बच के जिया जाए। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज बेसिकली वो नजरें गड़ाए बैठा था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे क्या रूलिंग देने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यूरोपियन सुप्रीम कोर्ट ने आसपास ही सेम टाइमलाइन में ही ये डिसीजन दिया है। अच्छा, स्टार्टिंग विद द पॉइंटर्स, सबसे पहला हमको पता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड है। अब हमको क्या चीज जो हम इग्नोर करते हैं इज द रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लाइमेट ड्रिवन क्रॉप यील्ड रिडक्शंस, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, हम सबको पता है क्रॉप्स की यील्ड जितना ज्यादा होती थी उससे आधी से भी कम हो चुकी है, इसलिए पूरे दुनिया में फूड सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं दिस इज हायर इन विमेन। ना सिर्फ ये, औरतों के ऊपर अगर आप रूरल एरियाज में जाते हैं तो डोमेस्टिक बर्डन, जैसे मैंने देखा है, मैं उसका एक एग्जांपल बता सकती हूँ। आई वंस इंटर्न्ड इन अ रूरल एरिया, मैंने वहाँ इंटर्नशिप की थी, तो मैंने देखा कि औरतें वहाँ पे खेतों में भी काम कर रही थी दिन रात, घर आके घर का भी ध्यान रख रही थी, खाना भी बना रही थी, बच्चों को भी संभाल रही थी। तो एक तरीके से द एंटायर बर्डन, ना सिर्फ बाहर का, द पूरे हाउस होल्ड का बर्डन इज ऑन अ वुमन। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी बहुत ज्यादा वो सफर करती है विच हैपन्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ना सिर्फ ये, हाई डोमेस्टिक बर्डन विच लीड्स टू वर्स हेल्थ, जब खाने की पूर्ति नहीं होती तो ऑब्वियसली हेल्थ खराब होगी। ग्रेटर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो भी उनके हस्बैंड्स या स्पाउस रहते हैं, देयर इज मोर डोमेस्टिक वायलेंस वेयर देयर इज लेस अवेयरनेस। तो ग्रेटर मतलब एक तो घर का भार संभालती है, ये सब रिसर्च बैक्ड है। ऑल दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च कंडक्टेड, ठीक है। एंड ग्रेटर थ्रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो ऑल दीज थिंग्स दे सफर। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने डेटा रिलीज किया था जिसमें वो ये दिखाए थे कि विमेन लिविंग इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, जहां पे सूखा होता है, रेनफॉल ना के बराबर होती है, वर मोर अंडरवेट एंड एक्सपीरियंस्ड मोर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। अब इस चीज का क्या कोरिलेशन है, इसके लिए शायद डीपर स्टडी की जरूरत है कि जहां पे सूखा पड़ा हुआ है या जहां पे चीजों की कमी है वहां पर विमेन ही ज्यादा अंडरवेट थी समहाउ, क्योंकि उनको उन तक कम न्यूट्रिशन पहुंच पाता था एंड ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की अब्यूज थी। अब डोमेस्टिक वायलेंस और ड्रॉट प्रोन होने के बीच में क्या रिलेशन है, देयर इज प्रोबब्ली अ वेरी डीप रिलेशन जिसके ऊपर स्टिल द स्टडीज आर गोइंग ऑन। ये जो स्टडीज की गई इनके बेसिस पे रिसर्च है। अच्छा, ना सिर्फ ये, इवन गर्ल चाइल्ड मैरिज, छोटी छोटी उम्र में शादी कराना, वो सब भी इन एरियाज में काफी ज्यादा होता है। तो ऑलरेडी विमेन आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, उसके साथ साथ उनको सोसाइटल बर्डन्स को भी झेलना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, CEEW, दैट इज काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। इनका एक रिपोर्ट आया था 2021 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर वल्नरेबल टू हाइड्रोमेट डिसीजेस। मतलब हाइड्रोमेट डिसीजेस मतलब पानी से रिलेटेड डिजीजेस, जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, ठीक है। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है कि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन नेचुरल डिजास्टर जो ये आते हैं एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ रिलेशन देखा गया है, अब उस रिलेशन को डीपर लेवल पे स्टडी किया जाएगा तो शायद हमको पता चलेगा व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर बिहाइंड इट। हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर ये हो कि जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं देयर पार्टनर्स या जो भी देयर फैमिली, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, तो द फर्स्ट पर्सन दे कुड टेक दैट स्ट्रेस आउट इज ऑन अ वुमन, कुड बी दैट। अब उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है जिसके लिए डीपर स्टडीज चल रही है, बट दिस हैज बीन शोन टू बी द रिजल्ट ऑफ स्टडीज टिल नाउ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पिछला एक
10 साल, हम सबको पता है इट हैज़ बिन द हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन प्रोबेबली ह्यूमन हिस्ट्री। हम हर साल ही सुन रहे होते हैं कि ये साल इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर नेक्स्ट ईयर फिर सुनते हैं हम कि पिछले जितने 25 सालों में नहीं पड़ी उससे भी ज़्यादा। तो पिछला 10 साल और डेकेड हैज़ बिन द हॉटेस्ट एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जितना रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी वाले पिछले 10 साल रहे हैं। इसके वजह से हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आई है। हीट वेव्स, प्रोलॉन्ग्ड हीट, are very dangerous for pregnant women, young children and elderly। मतलब they are dangerous for everyone, सारे humans के लिए dangerous है, but most dangerous it is for pregnant women। ना सिर्फ ये जो pollution cause हो रहा है, pollutants होते हैं, that is also very dangerous for pregnant women and जो बच्चा उनके पेट में होता है। ये शो, रिसर्च ने बाकायदा ये शो किया है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है वूम में, मतलब कोख में जो बच्चा होता है, उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ दोनों को ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं पोल्यूटेंट्स। तो नॉट जस्ट विमेन, द चाइल्ड शी इज गिविंग बर्थ टू, उसके हेल्थ पे भी काफी ज्यादा असर पड़ता है इन चीजों के वजह से, स्पेशली जो ग्रोइंग ब्रेन्स होते हैं इन्फेंट के, उनके ऊपर। नेक्स्ट, एवरी 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जो पोल्यूटेड पर मीटर होता है जिससे पोल्यूशन हम नापते हैं, the risk of lung cancer increases by 9%, risk of cardiovascular death 3% and stroke 8%, और डिमेंशिया के लिए, डिमेंशिया के केसेस ऑलमोस्ट 4% से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स इटसेल्फ। अच्छा, हीट वेव से भी देखा गया है रिसर्च में कि जो भी हीट वेव्स होती हैं उनसे विमेन को, प्रेग्नेंट विमेन खासतौर पे एंड चिल्ड्रन को अलग या दूर रखना चाहिए बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ द मोस्ट। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज हैज अ डिस्टिंक्ट जेंडर डायमेंशन, जिसके ऊपर अगेन और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जैसे कि इस ऑथर ने क्लेम किया है यहाँ पे कि कुछ रिलेशन है बिटवीन जेंडर डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बट उसके लिए और डीपर काफी ज्यादा स्टडीज की जरूरत है जो जैसे जैसे आते जाएगी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि विमेन किस तरीके से एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं इन हेल्पिंग क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज 100%, मतलब पूरी पॉपुलेशन की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को के साथ लड़ने के लिए, ये एवरीवन अग्रीज, ताकि पेरिस एग्रीमेंट में जो सारी कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि हम अगले आने वाले सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को रोकेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में सारे कंट्रीज ने इसको प्रॉमिस किया था। अब विमेन कैसे हेल्प करेंगी? रिसर्च ने ये शो किया है कि जब सेम रिसोर्सेस मेन और विमेन दोनों को दिए जाते हैं तो विमेन सेम रिसोर्सेज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड दोनों को दिए गए, एक साइड एक आदमी, एक साइड एक औरत है, एग्रीकल्चर में है, दोनों को सेम रिसोर्स, सेम तरीके का सब कुछ दिया गया। विमेन वर शोन कि उनकी जो एग्रीकल्चर यील्ड थी वो 20 से 30% तक ज्यादा थी। मतलब इट समहाउ शोज दैट दे आर मोर अडेप्ट एट यूजिंग द गिवन रिसोर्स। जो उनको रिसोर्स दिए जाते हैं वो समहाउ वो ज्यादा सक्षम है यूज करके ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज में भी विमेन कुड प्ले अ वेरी एक्टिव एंड मे बी इवन ए लीडरशिप रोल। अच्छा, हीट वेव्स और वाटर शॉर्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस दिए गए हैं कि वी शुड सबसे पहले रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हीट ऑन प्रायोरिटी ग्रुप्स। प्रायोरिटी ग्रुप्स मतलब जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा होता है हीट वेव्स का। तो ये प्रायोरिटी ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं? आउटडोर वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं, प्रेग्नेंट विमेन, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है अकॉर्डिंग टू डेटा। अकॉर्डिंग टू द डेटा जो बहुत सारी इंडियन सिटीज का, वो ये शो करता है कि ड्यूरिंग हीट वेव्स डेथ के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्दो रीजन रिकग्नाइज ये नहीं किया गया है एग्जैक्टली कि क्या हीट वेव वाज रिस्पॉन्सिबल, बट समहाउ जब रिसर्च ने नोटिस किया तो उन्होंने ये देखा कि जब हीट वेव्स आता है ना तो समहाउ डेथ का रेट या डेथ का टोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, water shortage is probably the biggest threat to our very existence and needs concerted social action। अब यहाँ पे हम जनरलाइज्ड बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की, विमेन का रोल इन क्लाइमेट चेंज की बात की। अब हम यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। दैट कुड बी सबसे बड़ा वाटर शॉर्टेज। अभी आप हाल ही में देखें तो ऐसी न्यूज आई थी कि बैंगलोर में उनकी वाटर टेबल कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, मतलब ग्राउंड वाटर इज कंप्लीटली ड्राइड अप, विच इज अ ह्यूज मतलब
probably people are not realizing it, but it is a huge climate impact कि किसी एक सिटी का या किसी एक रीजन का पूरा वाटर टेबल ही खत्म हो चुका है, ड्राइड अप। वहां पे वाटर शॉर्टेज आने में अब ज्यादा देर नहीं है। तो वाटर शॉर्टेज सबसे बड़ा क्लाइमेट थ्रेट है जो हम फेस कर रहे हैं इमीडिएटली। अच्छा, इसका आप कुछ अगर सोल्यूशन की बात करें तो दैट इज अ जेंडर लेंस नीड टू बी अप्लाइड टू ऑल स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने भी स्टेट एक्शन प्लान्स है, दो तरीके के एक्शन प्लान्स है, एक तो NAPCC और एक SAPC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों के ऊपर देयर इज अ नीड कि जेंडर लेंस निकाल के या लगाकर देखा जाए, और सिर्फ विमेन को एज अ विक्टिम ना देखा जाए, उनको ऐसे भी देखा जाए कि हाउ दे कुड हेल्प इन प्रोएक्टिवली कर्बिंग एंड कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अक्सर एक जो बहुत बड़ी गलती सब करते हैं दैट इज विमेन को या तो सिर्फ विक्टिम वाले बॉक्स में डाल देंगे या फिर उनको एकदम विलन वाले बॉक्स में डाल देंगे। व्हाट दे नीड टू डू इज विक्टिम वाले बॉक्स से निकाल कर, इनफैक्ट सिर्फ विक्टिम ना देखकर दे ऑल्सो नीड टू यूज अ न्यू लेंस, नया नजरिया यूज करने की जरूरत है, जिसके अंडर ये पता करने की जरूरत है कि विमेन किस तरीके से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, विच इज 10th of April का। यहां पर दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वेरी इंटरेस्टिंग, कच्छतीवु डिमांड्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। कच्छतीवु अब ये है क्या चीज? सबसे पहले तो पी सूर्य नारायण जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ही वॉज अ प्राइमरी सोर्स जब ये सब चीजें चल रही थी, जब ये अग्रीमेंट की बात चल रही थी, जब कच्छतीवु के ऊपर एक्टिव डिस्कशंस चल रहे थे, ही वॉज देयर, ही वॉज द राइटर देयर। तो ये सब उन्होंने गेन जो नॉलेज किया है ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से किया है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन इट सेल्फ। कच्छतीवु अब एक आइलैंड है जो 1974 से पहले डिस्प्यूटेड था कि इंडिया के अंडर आएगा या श्रीलंका के अंडर जाएगा। 1974 में फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक नेगोशिएशंस करके ट्रीटी साइन करके कच्छतीवु को श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया ऑफिशियली। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम वापस से निकल के क्यों आई है? क्योंकि जब कभी भी इंडियन फिशरमैन जाते जाते फिशिंग करते करते अगर कच्छतीवु के आसपास या श्रीलंका के वाटर्स में पहुंच जाते हैं तो दे हैव बीन अटैक्ड या शॉट डेड, विच इज अ ह्यूज थ्रेट। तो तमिलनाडु के फिशरमैन काफी ज्यादा नाराज हैं, उनकी गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा नाराज है, और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि कच्छतीवु को बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ब्रॉट इट अप, इसके बारे में हम आगे एक और एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, ये रिकंसिडर किया जा रहा है कि क्या कच्छतीवु को वापस मांगा जाए या वापस लिया जाए श्रीलंका से। बट दिस एडिटोरियल इज नॉट अबाउट दैट। ये एडिटोरियल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे दैट इज वेयर वील डिस्कस कच्छतीवु अगेन। ठीक है, यहाँ पे जब बात चल रही है क्राइसिस की तो मिस्टर राधा कृष्णन ने बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में इंटरेस्टेड कलीग एज वेल एज उनके यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनका नाम है मिस्टर राधा कृष्णन। ठीक है, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है फिशरमैन के बीच में, मछुआरों के बीच में, क्या कैसे मार दिया जा रहा है, ऑल दैट प्लीज सॉल्व दिस एंड प्लीज लुक इनटू इट। तो इसके सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया, ये पूरा एडिटोरियल इज इन अ स्टोरी फॉर्म। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 200 फिशरमैन को बुलाया रामेश्वरम से और बाकायदा बातचीत कर। फिर मिस्टर वी सूर्य नारायण को भी बुलाया गया बिकॉज उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च कर रखी है इस टॉपिक के ऊपर, तो ऐसा माना गया कि उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। तो इन फिशरमैन को और इन लोगों को साथ में बुलाया गया और बातचीत की गई कि हाउ इंडियन फिशरमैन वर बीइंग शॉट बाय द श्रीलंकन नेवी, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी में चले जा रहे थे इंडियन फिशरमैन, तो दे वर बीइंग शॉट, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ। अच्छा, इसके काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से इसका रूट कॉज जो प्रॉब्लम का है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? एक तरफ तो दोनों साइड की जो गवर्नमेंट्स है, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, श्रीलंका की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट, दोनों ही रीओपन नहीं करना चाहते। ये जो होता है ना कि एक बार सांप का डब्बा बंद हो गया, वापस नहीं खोलना, वापस वही झंझट, वापस वही प्रॉब्लम, रिलेशंस खराब नहीं करने अब। इसलिए एक तरफ तो ये बात हो गई कि दोनों ही साइड के गवर्नमेंट कच्छतीवु के ऊपर ये बात वापस से नहीं खोलना चाहते। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन फिशरमैन है जिनका पूरी आमदनी डिपेंड करती है ऑन फिशिंग, दे आर अंडर थ्रेट।
तो दोनों ही चीजें तो फॉलो नहीं हो सकती, कोई एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। बट ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम पूरा एडिटोरियल डिस्कस करने वाले, ठीक है। अच्छा, नाउ अगेन देयर आर टू इंटररिलेटेड इशू दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। पहला, यूनिलैटरल स्क्रैपिंग ऑफ बायलैटरल अग्रीमेंट। मतलब अगर ये कर लिया जाए, बायलैटरल अग्रीमेंट मतलब दो के बीच में होने वाला, बाय एनीथिंग इज टू, दो के बीच में होने वाला अग्रीमेंट। यहां बात हो रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ है, पहला बात तो ये हुई कि इसको हटा दिया जाए, स्क्रैप ऑफ कर दे। लेकिन इससे श्रीलंका के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, और इनफैक्ट और भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, वो काफी ज्यादा अंडर थ्रेट आ जाते हैं, क्योंकि ये 50 से भी ज्यादा साल पुराना अग्रीमेंट अब हो चुका है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 85 साल हो गए इस अग्रीमेंट को। ऐसे अग्रीमेंट को वापस खोद के निकालना और ये बोलना हम अब इसको नहीं मानते, इससे काफी हद तक हमारे खुद के सैंक्टिटी और हमारी इस चीज पे कि इंडिया को ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस चीज पे सवाल उठाया जाएगा। पहला प्रॉब्लम तो सबसे ये हो गया। एट द सेम टाइम सेंटर शुड बी अर्ज्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंश्योर। अच्छा, दोनों चीजें करनी है। अग्रीमेंट भी ये नहीं कर सकते, बायलैटरल अग्रीमेंट पे भी अगर आपने बोला हम नहीं मानते अब कच्छतीवू हमारा है या वो एरिया हमारा है, तो उससे रिलेशंस खराब होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब मेंटेन करना, स्पेशली इंडिया के आसपास जो इतने दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरा, सेंटर को ये भी इंश्योर करना है कि जो फिशरमैन है वो नाराज ना हो और उनकी लाइवलीहुड बाकायदा प्रोटेक्ट की जाए, ठीक है। अब पीसफुल सोल्यूशन कैसे लाया जाए, यहां पे पूरा स्टोरी फॉर्म में डिस्कस किया है। 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही वॉज इन द ऑपोजिशन, ठीक है। जब लोकसभा में इस चीज के ऊपर डिबेट हुई तो उन्होंने बोला कि कच्छतीवू को जिस तरीके से गिफ्ट किया गया, दिस इज भूदान, ठीक है। भूदान उस टाइम पे एक चीज हुआ करती थी, उन्होंने बोला ये कच्छतीवू जिस तरीके से गिफ्ट किया गया, दिस इज भूदान। तो उन्होंने बीजेपी के लीडर जो उस टाइम पे थे, जन कृष्ण मूर्ति, उनको बोला कि क्योंकि ये भूदान है तो आप जाइए और मद्रास हाई कोर्ट में एक जुडिशियल रेमेडी फाइल कीजिए, पिटिशन फाइल कीजिए, जिसमें जुडिशियल रेमेडी मांगिए। क्या अपील क्या थी जो कि जना ने जाके फाइल की? उन्होंने बोला कि वहां पर जाके ना आपको प्रूफ करना पड़ता है कि कच्छतीवू वॉज अ पार्ट ऑफ जमींदारी ऑफ राजा रामनाथ, तब जाके पता चलेगा कि भूदान है कि नहीं। पहले प्रूफ करना पड़ता है कि ये जमींदारी के अंदर आएगा, अगर जमींदारी के अंदर आता है तब जाके भूदान माना जाएगा। लेकिन वहां पर उनकी अपील डिसमिस कर दी गई क्योंकि उनके पास एक भी एविडेंस नहीं था ये शो करते हुए कि ये जमींदारी में आएगा। इसलिए एंड दैट वंस द जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, काफी टाइम पहले जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, उसके बाद ये जो एरिया था ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना और उसके बाद कच्छतीवू को दिया गया। तो ये तो बात आउट ऑफ क्वेश्चन चली गई कि भूदान किया गया है, ठीक है। तो उनकी अपील बाकायदा मना कर दी गई। उसके बाद दूसरी चीज जो ट्राई की गई, आफ्टर स्टडिंग प्रोज एंड कॉन्स, ये जो मिस्टर वी सूर्य नारायण है, इन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना आइलैंड ऑफ कच्छतीवू को वापस माना जाए ऑन लीज ऑफ परपेचुइटी, मतलब एक तरीके से लीज करके वापस मांग लिया जाए कि हमको किराए पे दे दे, वो लीज कर दें, ठीक है। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। द सॉवरेनिटी ऑफ श्रीलंका वुड बी अपहेल्ड बाय इंडिया। इस केस में हम ऐसा भी नहीं बोल रहे, सॉवरेनिटी मतलब उनका अधिकार उस आइलैंड के ऊपर हम नहीं छीन रहे वो, ठीक है, हम अपहोल्ड कर रहे हैं उस केस में। एंड दूसरा, उसके आसपास का जो पानी है जहां पे फिशिंग करते हैं, जहां पे नेवी शूट कर देती है, उसमें फिशिंग भी कर सकते हैं अगर हम लीज पे ले लेते हैं। ये दूसरा सोल्यूशन था, ठीक है, जो ऑथर ने सजेस्ट किया। बट ये जो सारा इशू था जिसके ऊपर सोल्यूशन दिया जा रहा था, हालांकि गवर्नमेंट मान गई तमिलनाडु की, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो था वो था न्यू दिल्ली, मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे रिफ्यूज्ड टू रीओपन द इशू। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम इस इशू पे वापस चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर जो प्रॉब्लम आई थी, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका या श्रीलंकन गवर्नमेंट आर अगेंस्ट फिशरमैन या कुछ दुश्मनी निकाल रहे हैं। देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम जो 1960s और 1970s से थी, एंड दैट इज 1960s और 70s में ना एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में। उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो किसी भी तरीके से इस फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरीके सुझाव लेना स्टार्ट किए जिससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। अब उस टाइम पे प्रॉन्स जो थे वो जापान में बहुत ही बड़ी डेलिकेसी थे और यूरोपियन कंट्रीज में आज भी हैं। तो जब अगर इन प्रॉन्स को पकड़ के बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आने का जरिया था। तो उनको सीधा सोल्यूशन ये दिखा
एज अ रिजल्ट बॉटम ट्रॉलर्स वर इंट्रोड्यूस इन द पाक बे। पाक बे मतलब द एरिया बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, पाक स्ट्रेट बोलते हैं ना उसको, दैट इज पाक बे। बॉटम ट्रॉलर्स मतलब एक ऐसा मेथड ऑफ फिशिंग जिसमें समंदर के तट से ही पूरी चीजें उठा ली जाती हैं। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरीके से छन्नी डाल के पूरा समंदर के नीचे जमीन को स्क्रैप ऑफ करके निकालते हैं। उससे बहुत ज्यादा हैबिटेट को लॉस होता है, फिश जहां पे रहती है उनके घर जो हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, और इन जनरल पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाता है इस तरीके से। अब श्रीलंका वॉज नेवर इन फेवर ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग मेथड ऑफ फिशिंग। इंडिया को उस टाइम पे, या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को उस टाइम पे सिर्फ यही एक सोल्यूशन दिख रहा था। श्रीलंका ने कंप्लीट बैन कर रखा था अपने खुद के फिशरमैन को भी ये करने से, ठीक है। तो दे वर एम्प्लॉयड बेसिकली, फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था फिशिंग को एंड या बॉटम ट्रॉलिंग मेथड ऑफ फिशिंग को, और तमिल फिशरमैन फ्रॉम श्रीलंका केम टू इंडिया एज रेफ्यूजी। तो यहां पर फिशिंग करने के लिए श्रीलंका हमेशा से अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उस टाइम इंडिया को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, तो हमको इमीडिएट जो सोल्यूशन दिखा उसमें हमने ध्यान नहीं दिया कि इकोसिस्टम पे कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, जब बॉटम ट्रॉलर्स यूज किए ना, इट डिड इनकैलकुलेबल हार्म टू द सी बेड। सी बेड मतलब समंदर के अंदर की जो तटी होती है या जमीन होती है उसको बहुत ज्यादा हार्म किया। ट्रॉलर्स स्वेप्ट अवे एवरीथिंग फ्रॉम द सी बेड रिजल्टिंग इन नो फिश बीइंग अवेलेबल ऑन द इंडियन साइड ऑफ पाक बे। जब हमने ट्रॉलिंग यूज की ना, तो धीरे धीरे करके कोई फिश ही नहीं बची हमारे साइड पर। तो धीरे धीरे इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स में एंटर करने लगे। अब श्रीलंका किस चीज को लेके कंसर्न थी कि हमारा सी बेड या हमारा इकोसिस्टम भी ये खराब कर देगा, एंड दैट इज वाई बॉटम ट्रॉलर कंप्लीटली बैन था श्रीलंका में। तो उनका कंसर्न भी जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई दुश्मनी है या कुछ ऐसा है, उनका कंसर्न भी जेन्युइन है। मे बी उनका मेथड ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, क्योंकि शूटिंग अ पर्सन इज अ ह्यूज थिंग, मेथड ऑफ डीलिंग इज अ बिट एक्सट्रीम, बट उनका जो कंसर्न है दैट इज ऑल्सो जेन्युइन। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा जरूरत जो फील होती थी वो था श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर मिसेस बांद्रनाइके, उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडिया को। इसलिए 1974 तक जो इंदिरा गांधी थी, शी वॉज रेडी टू सीज, मतलब वो आइलैंड देने को तैयार थी। उसके बदले में हमने बाकायदा नेगोशिएशंस किए, हमको अलग से एक ऑयल बैंक मिला, उनके पास आइलैंड गया। बट श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, और एक रीजन ये भी था बिकॉज जियोपॉलिटिक्स। आप इंडिया के नीचे देखते हैं, बिल्कुल बहुत पास में श्रीलंका है। अगर मान लो श्रीलंका कल को किसी एनिमी जैसे चाइना पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिल जाता है, और चाइना या पाकिस्तान की आर्मी आके मिलिट्री बेस उधर बसा लेती है, तो इंडिया के कितने करीब वो आ सकते हैं सर्विलियंस के लिए। तो वी नीड टू मेंटेन दिस गुड रिलेशन, ठीक है। तो इस वजह से शी वॉज द वन जो कच्छतीवू देने को तैयार हो गई, और 1974 में फाइनली एक बायलेटरल अग्रीमेंट हुआ जिसके अंडर कच्छतीवू श्रीलंका को दिया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज जिसके ऊपर ऑथर ने सवाल उठाया है वो ये है कि मिस्टर एम करुणानिधि को ये बोला गया कि जैसे रे बेरूबारी केस हुआ था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को जब बेरूबारी ट्रांसफर किया गया, जैसे कच्छतीवू ट्रांसफर किया, उसी तरह बेरूबारी एक रीजन है वेस्ट बंगाल में, जो ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उनको ट्रांसफर किया गया। उस टाइम पे इन्होंने पिटिशन फाइल किया और बाकायदा बोला कि बेरूबारी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और कोई भी इंडियन टेरिटरी को देने के लिए टू अ फॉरेन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि बात कोर्ट ने मानी। तो यहां सवाल इन्होंने ये उठाया कि ये सेम रूट क्यों नहीं उठाया गया जब कच्छतीवू वाज गिवन अवे। सेम तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्यों पिटिशन नहीं फाइल की गई, ये बोलते हुए कि कच्छतीवू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हो। तो यहाँ पे एक ऑथर का सजेशन ये है कि मिस्टर एम करुणानिधि को बाकायदा कोर्ट में फाइल करना चाहिए था केस। इसके बजाय उन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराया, अ रेजोल्यूशन ऑन अ सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली अंडर सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग। उनने स्टेट असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराया। अब ये रेजोल्यूशन जिस चीज पे जिस सब्जेक्ट पे पास कराया गया ना, वो सीधा सीधा सेंटर का मैटर है, स्टेट को अलाउड ही नहीं है उसके ऊपर बातचीत करना। अब स्टेट ने अगर रेजोल्यूशन पास किया तो वो रद्द हो गया, सीधी सीधी बात है, तो कुछ भी नहीं हुआ उस चीज। फाइनली कच्छतीवू वाज सीडेड टू या गिवन टू श्रीलंका।
अच्छा, यहाँ पे दो इंटर रिलेटेड पॉइंट्स जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं इज इवन इफ इंडिया वर टू गेट बैक द आइलैंड ऑफ कच्छतीवू, अगर हमको वापस भी मिल जाता है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फिशरमैन विल कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उनके वाटर्स में जाके फिशिंग करेंगे तब प्रॉब्लम तो कंटिन्यू होगी, हमारे वापस ले लेने से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। एंड इफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट वर टू फाइल अ केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे में जाके अगर केस फाइल कर दिया इस बात के ऊपर, तो इंडिया का बेसिकली एक तरीके से मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, हमारी नेशंस के बीच में जो पूरी इज्जत है वो डूब जाएगी कि कोई चीज हमने प्रॉमिस करके दे दी और अब हम उसको जबरदस्ती वापस ले रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है देयर इज अ नीड ऑफ बोल्ड डिसीजंस। बोल्ड डिसीजंस क्या? सबसे पहले तो वी मस्ट कन्वर्ट द पाक बे फ्रॉम बीइंग कंटेस्टेड टेरिटरी टू वन दैट इज कॉमन हेरिटेज, कि एक पीसफुल तरीके से किया जा सकता है। ये जो पाक बे है, मतलब द एरिया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का जो एरिया है, उसको हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसे ना ट्रीट करके हमको ऐसे ट्रीट करना चाहिए एज इफ दोनों के लिए कॉमन धरोहर है या हेरिटेज है। तो इसका एक और सोल्यूशन क्या है? फॉर्मूला क्या सजेस्ट किया गया है यहाँ पे कि श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो पाक बे में 3 दिन फिशिंग करें और इंडियन फिशरमैन भी 3 दिन फिशिंग करें। 1 डे विल बी अ हॉलीडे फॉर बोथ। दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन विच वॉज सजेस्टेड इन दिस आर्ट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कच्छतीवू। नेक्स्ट जो आर्टिकल है या एडिटोरियल है, इट्स अबाउट एडवेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। ये बहुत ही छोटी सी बात है तो इतना ज्यादा डिटेल में हमको करने की जरूरत नहीं है। वन हेल्थ का मतलब क्या है कि बेसिकली ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है और हमको कोविड में ये चीज और ज्यादा अच्छे से रियलाइज हुई। तो जब हम हेल्थ सेफ्टी की या अच्छी हेल्थ की बात करते हैं तो वी कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन ह्यूमंस की हेल्थ, हमको एनिमल्स और एनवायरनमेंट की हेल्थ पर भी फोकस करना पड़ेगा। खास तौर पे जब लंपी डिजीज जैसे आउटब्रेक्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ये एनिमल्स से, एनवायरनमेंट से ह्यूमंस तक फैल सकते हैं, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ जो वन हेल्थ का कंसेप्ट है दैट टॉक्स अबाउट इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये जो 2022 में इसके ऊपर बात की गई थी और इसके बाद 13 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज साथ में मिलके और फंडिंग एजेंसी साथ में मिलके आए। दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक थिंग। ये 13 के 13 इनका नाम है: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आयुष या जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, ये आयुष का फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनवायरनमेंट, एज वेल एज डिफेंस। ये सारी मिनिस्ट्री साथ में आई क्योंकि वन हेल्थ या गुड हेल्थ इंश्योर करने के लिए एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर एवरी वे। ठीक है, तो यहाँ पे द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज लेड डाउन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली। ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ये इंस्टीट्यूट को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि वन हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया गया है उसको आप इंश्योर करोगे। दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर ओन प्राइम मिनिस्टर इन December 2022। अच्छा, ये जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज मोर ऑफ अ प्रोसेस। बहुत लंबी ये प्रोसेस चलेगी और बहुत धीरे धीरे करके हम अचीव कर पाएंगे। तो गोल्स ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। पहला, टू डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस। सबसे पहले तो डिजीज आउटब्रेक होता है तो उसका सर्विलेंस होना जरूरी, सबसे पहला गोल वो। सेकेंड, जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स, सबका मिल के साथ में रिस्पॉन्ड करना, चाहे वो एनिमल वाली मिनिस्ट्री हो, एनिमल हस्बेंड्री वाली, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो, सबको साथ में रिस्पॉन्ड करना यहाँ पे जरूरी है। और फिर इस चीज के ऊपर कोऑर्डिनेट करके, साथ में बैठ के रिसर्च डेवलपमेंट, दीज 3 आर द मेन गोल्स। और फिर आपस में जिसकी जो रिसर्च है सीमलेस तरीके से, बिना रुकावट, बिना एनी हर्डल, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। These are the goals of National One Health Mission. Okay? अच्छा, only a coordinated approach will ensure that we are better prepared for such diseases as well as those that can cause the next pandemic. क्योंकि ये पैंडेमिक अभी जैसे हमको पता चला, जैसे लंपी स्किन डिजीज होता है, फिर एनिमल्स को जो अफेक्ट करता है उनके फूड और ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके ह्यूमंस में फैलता है। अगर हम कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे तो जब एनिमल्स में मान लो डिजीजेस फैलेंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन मिनिस्ट्री या जो ह्यूमंस का ध्यान रखने के लिए उन तक पहुंचेगी।
ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज्यादा आजकल बात होती है, क्योंकि कोविड-19 में वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, कोई भी कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं थी और बहुत ज्यादा लॉस ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ देखा गया। तो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज इनकम्प्लीट विदाउट देयर बीइंग फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक बहुत अच्छे से फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होता, तब तक पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करके हम क्या डेवलप करने वाले हैं? टूल्स, जैसे वैक्सीन, थेरेप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स पे हम काम करने वाले हैं। अच्छा, इसलिए वर्किंग विद स्टेट्स विल नॉट ओनली हेल्प देम इन इंट्रोड्यूसिंग दिस अप्रोच इन अ मच बेटर वे एट ग्राउंड लेवल, बट लेसन्स क्या बोल रहे हैं? सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करके साथ में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब स्टेट्स के साथ में काम करेंगे तब जाके बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे वर्क हो पाएगा, और तभी जाके वी विल बी एबल टू अचीव वन हेल्थ, जो नेशनल वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, तभी जाके उसका गोल हम अचीव करेंगे। इसके लिए तरीका जो सुझाव किया गया है, सजेस्ट किया गया है, इज अंडर द मिशन अ नेशनल नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजन लैबोरेटरीज हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे इस तरीके के नेटवर्क ऑफ लैब, नेटवर्क क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग वहां पे बहुत ही इफेक्टिव वे में चलने वाली है। अच्छा, वन हेल्थ को बोला गया है, इट्स नॉट जस्ट वन इंडिया के लिए, इट्स अ ग्लोबल टॉपिक। इनफैक्ट G20 में जब डिस्कशन हुआ था इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर, तो यहाँ पर भी वन हेल्थ अप्रोच वॉज हाईलाइटेड एंड सारी ही कंट्रीज ने मिलकर इसको एंडोर्स किया और बोला कि स्पेसिफिक एरियाज में क्यों ना हम भी, मतलब अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज भी साथ में मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेट करके। वन हेल्थ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिजीजेस, इट कंसर्न्स वाइडर एस्पेक्ट्स सच एज एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी, प्लांट डिजीजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दीज एज वेल। तो हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस की बात नहीं हो रही, फूड सेफ्टी की भी बात हो रही है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, मतलब धीरे धीरे करके माइक्रोब्स की तरफ हमारा एंटी माइक्रोबियल, मतलब कई बार आप एंटी बैक्टीरिया या ये सब दवाइयाँ खाते हो तो योर बॉडी हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू इट, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लांट डिजीजेस, इन सब चीज़ों के बारे में भी वन हेल्थ बात करता है, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो बेसिकली पॉइंट अगर लास्ट में हम सम अप करें तो ये है कि सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटेड वे में वन हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ह्यूमंस, इट मीन्स ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज एनवायरमेंट, ठीक है। उसके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में हमको काम करना जरूरी है। हमने गोल्स देखे क्या क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट और किन किन को करना जरूरी है, सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करके काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वन हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डिजीजेस, इसमें प्लांट डिजीजेस भी इंक्लूडेड है, इसमें फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें भी इंक्लूडेड है, ना सिर्फ ये, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें भी वन हेल्थ में इंक्लूडेड हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, जब मैंने बोला था हम कच्छतीवू के बारे में बात करेंगे, तो दिस इज अनदर एडिटोरियल जहां पे सेम चीजों के बारे में बात की है, बस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ जिस कोट को यूज करके आर्टिकल स्टार्ट किया गया है दैट इज इंटरेस्टिंग इनफ। ये कोट को ही पूरे आर्टिकल में या पूरे एडिटोरियल में यूज किया गया है टू जस्टिफाई द एंटायर थिंग, टू एक्सप्लेन द थिंग। अगर आप इस कोट को समझ जाते हो तो आपको पूरा एडिटोरियल समझ में आएगा। और इस कोट को क्या बोलते हैं? ऑल जियोपॉलिटिक्स इज लोकल। मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स लॉ बनाते हैं वो बनाते तो डोमेस्टिक, मतलब विद इन द कंट्री हैं, या बाहर के लिए भी जो लॉज बनाते हैं, बेसिकली जो मोस्ट लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड जो भी फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि अपनी खुद की कंट्री के अंदर उसका कोई बुरा असर ना पड़े। तो इसलिए सारी जो जियोपॉलिटिक्स है इट इज ऑल लोकल। भले ही इंटरनेशनल लेवल पे खेली जा रही हो, लेकिन सब कुछ कम्स डाउन टू विद इन द कंट्री या विद इन लोकल, ठीक है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अभी जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें जिन टॉपिक्स को उठाया जा रहा है, फिलहाल के लिए मे बी वोटिंग पर्पसेस, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए वो टॉपिक्स ठीक हैं, वोट दिला दे, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस प्रूफ हो सकते हैं। जैसे रीसेंट स्टेटमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोले हैं, उन्होंने जो अभी जो हमने बात की थी कच्छतीवू की, तो 1974 का इंडिया श्रीलंका अग्रीमेंट विच दे हैव कॉल्ड, और जिसके ऊपर बात की गई है कि हम ये रिकॉल करेंगे और इनफैक्ट कच्छतीवू को वी आर गोइंग टू गेन इट बैक या टेक इट बैक। अब ये चीज़ ना बहुत बड़ा क्वेश्चन या सवाल खड़ा करती है हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर
इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री कि कई सालों पहले, 50 सालों पहले जो चीज आपने अग्रीमेंट करके सीड की थी, उस चीज को आप वापस से कैसे अटैक कर सकते हो कि वी आर गोइंग टू टेक इट बैक। द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 1974 अग्रीमेंट एंड 1976 एक्सचेंज, इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ये वाली बात भी की गई है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं था, तो लोगों के सामने जो बातचीत हुई थी थ्रू लेटर्स, ये कच्चतीवू को देने से पहले वो नहीं आया लोगों के सामने, तो इस चीज के ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। While the aim of the statement is to have an impact during the first phase of Indian general elections, ये स्टेटमेंट देने का एम अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए इम्पैक्ट बनाना है, बट क्योंकि तमिलनाडु में अगले हफ्ते ही वोटिंग होने वाली है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विल हैव बायलेटरल टाइज ऑन श्रीलंका, ऑन बायलेटरल टाइज विद श्रीलंका, कि श्रीलंका के साथ हमारे जो टाइज हैं लॉन्ग टर्म में उस चीज को खराब करेगा कि अभी जो पॉलिटिक्स के लिए चीजें की जा रही हैं वो लॉन्ग टर्म में हमको एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ द एडिटोरियल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है 50 ईयर ओल्ड अग्रीमेंट पे अगर इंडिया वापस जाती है या पीछे हटती है तो इट कुड टेक अ हिट ऑन द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब कल को मैंने आपको अगर ऐसे बोला मैं क्लास लूंगी, प्रॉमिस मैं आपको सब प्रिपेयर करके दूंगी, प्रॉमिस मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी, और मैंने नहीं लिया, तो अगर मैं दोबारा अगर कुछ बोलूंगी ना तो आप मुझे मानोगे नहीं, क्योंकि यू वोंट बिलीव आई एम अ क्रेडिबल इनफ पर्सन। सेम विथ इंडिया, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। कुड नेगोशिएशंस दैट इंडिया इज अंडरटेकिंग राइट नाउ और हैज ऑलरेडी अग्रीड टू, इसका फ्यूचर पे क्या असर पड़ सकता है वो हम धीरे धीरे करके देखें। रिकग्निशन ऑफ मैरीटाइम अग्रीमेंट्स बाय इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे कि अनक्लॉज की हम बात करें, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये किसी भी टाइप का इस तरीके का अग्रीमेंट का रिविजन मतलब वापस जाके उन चीज के ऊपर रीनेगोशिएशन को इम्पॉसिबल बनाता है, और इंडिया ने भी अनक्लॉज को साइन कर रखा है। तो इसलिए टेक्निकली और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी अपन पीछे नहीं जा सकते, और इन एनी केस अगर अपन पीछे जाने का ट्राई करते हैं रीनेगोशिएट करने का तो अपनी क्रेडिबिलिटी विल टेक अ हिट। अच्छा, ना सिर्फ ये न्यू दिल्ली ने ऐसा भी बोला था, न्यू दिल्ली कहीं पे भी रेफर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हैज ऑलरेडी सीन द चैलेंजेस, कि ये हम ऑलरेडी पहले करके देख चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ साइन की थी, उसको ट्रीटी को रिवोक करने की बात की थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ थ्रेटन किया था मोदी गवर्नमेंट ने कि इस ट्रीटी को हम रिवोक कर देंगे, मतलब अब हम नहीं मानेंगे विद पाकिस्तान। और उसके कुछ 1-1.5 साल बाद ही फिर न्यू दिल्ली ने ही इस्लामाबाद को कॉल किया कि रीनेगोशिएट करते हैं, बट द मैटर हैज नॉट येट मूव, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ऑल्सो वॉचिंग। ना सिर्फ ये, बहुत सारी ऐसी चीजें हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं जिससे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं, जैसे CAA के बारे में यहाँ पे बात की गई कि CAA को जब लॉन्च किया गया 2019 की बात है, उसके बाद एकदम शांति हो गई, लेकिन अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो फटाक से CAA को वापस से रीलॉन्च किया गया, या फाइनली ऑफिशियली उसको एक इनैक्ट कर दिया गया लोगों के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या बोला, एक तरीके से हमने ये बोला कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो हमने एक तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगाया या उनको अक्यूज किया कि वो अपनी कंट्री में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश हमेशा से इंडिया के काफी क्लोज अलाय रह चुका है, एंड द एक्यूजेशन अगेंस्ट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट लाइक बांग्लादेश इज सिग्निफिकेंट। आप एक फ्रेंडली गवर्नमेंट जो आपकी जस्ट बगल में है उनके ऊपर इस तरीके का एक्यूजेशन लगाते हो, ये काफी बड़ा लांछन है। इंडिया ने इस चीज को भी सीरियसली नहीं लिया था कि नेपाल कितना बड़ा ऑफेंस ले सकता है। जब हमारा नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था और वहां पर एक म्यूरल प्रेजेंट किया गया था, एक तरीके से पेंटिंग थी जिसमें अखंड भारत करके वो म्यूरल था, जिसमें कुछ हिस्सा नेपाल का हमने ऐसे दिखाया था एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उस पे नेपाल काफी ज्यादा भड़का था और एक्शन भी लिया था नेपाल ने। तो अगेन आसपास के देशों को हम भड़काना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो हुआ था, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ था दैट वाज व्हिच हैपेंड इन बांग्लादेश। मतलब ऑलरेडी बांग्लादेश में इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स उठ चुके हैं। धीरे धीरे करके इट डजंट टेक मच टाइम इन सेंटिमेंट्स को कंप्लीटली कोई और कंट्री नोटिस करे, हमारी एनिमी कंट्री, और धीरे धीरे करके बांग्लादेश को अप्रोच करके अपने हिस्से में कर ले। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आसपास के सारे नेशंस हमारे अगेंस्ट हो जाए। अच्छा,
In recent weeks, opposition has been issuing significant statements at regular intervals, जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को अबाउट इंडिया स्टैंड ऑफ विथ चाइना, जिसमें वो बोल रहे हैं कि चाइना की जो आर्मी ने जो हमारा एरिया लिया था, विच दे आर येट टू बेसिकली वेकेट, इस चीज पर क्या हुआ। तो बहुत ज्यादा द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन सबकी ही नजर इस समय इंडिया पर बनी हुई। तो हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरीके से अपने नेबर्स को ऑफेंड करें। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एजर्शन बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दैट इट इज गवर्नमेंट्स पॉलिसी टू किल टेररिस्ट, क्योंकि हाल ही में कनाडा ने भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है, यूके ने भी लगाया है कि इंडियन एजेंट्स को भेजकर वहां पर, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान ने तो काफी सालों से लगा रखा है कि इंडियन एजेंट्स को हम दूसरे कंट्रीज में भेज के वी आर किलिंग ऑफ द टेररिस्ट। ठीक है, तो इस चीज में हमने साफ मना किया कि हमने किसी को नहीं भेजा था। वहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि टू किल टेररिस्ट दैट गो इनटू पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। एक तरफ हम बोल रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं था, दूसरे तरफ हम बोल रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं टू द एंटायर कंट्री एज अ होल, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या दिया गया है? इसका सोल्यूशन में बोला गया है कि डिस्क्रिशन इज द की। आराम से बैठकर बातचीत करके डिस्क्रीटली रिजॉल्व करो। इलेक्शन पोल्स में और इलेक्शन कैंपेन में इस तरीके के मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं है जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेवल पर डिफेम हो जाए। तो डिस्क्रिशन इज द की बेसिकली चीज बोली जा रही है। गवर्नमेंट का बोला जा रहा है कि इट मस्ट रिकग्नाइज दैट ऑल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट बोल रही है वो ना सिर्फ इंडिया के लोग जबकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और इमीडिएट जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं वो तो नजरें गड़ाकर बैठे हुए। तो एक एक स्टेटमेंट कुड कॉस्ट अस अ लॉट, तो वी शुड रियली कंसिडर व्हाट वी आर गोइंग टू से बिफोर वी से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल का आर्टिकल है दैट इज ऑन लद्दाख। तो लद्दाख में हमको पता है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर मिस्टर फुनसुक सोनम वांगचुक, एक्चुअली मेरे दिमाग में जो फुनसुक वांगडू आया दैट वाज बेस्ड ऑन द 3 इडियट का कैरेक्टर रैंचो। एंड ये जो इंसान है मिस्टर सोनम वांगचुक, ही इज द रियल लाइफ 3 इडियट, मतलब ही इज द वन जिनके ऊपर वो कैरेक्टर बेस्ड है, दैट्स वाई। तो ये बाकायदा 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके इन्होंने अपना 21 डे क्लाइमेट फास्ट डिक्लेयर किया। और इस फास्ट में बेसिकली पीपल ऑफ लद्दाख जो लोग हैं वहाँ की, उनकी अपील दुनिया तक पहुँचाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में 97% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ की खुद की इंडिजिनियस ट्राइब ही है। लद्दाख को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और क्यों ये क्लाइमेट फास्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लद्दाख का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब लद्दाख को थर्ड पोल बोला जाता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो लद्दाख को थर्ड पोल बोला जाता है, जहां 15,000 ग्लेशियर्स हैं इन द हिमालयन रीजन। ये जब समर और स्प्रिंग के टाइम पे पिघलते हैं ना, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी नदियों को यहीं से पानी मिलता है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्लेशियर्स ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी ज्यादा पिघल रहे हैं। अब ऐसी जगहों पर जब इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किया जाएगा तो आप इमेजिन कीजिए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान हो रहा है उससे और कितना ज्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 8 मिशन, जिनमें से एक था जो कि सारे के सारे NAPCC, जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात की है, उनके अंडर थे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जब इस तरीके की चीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो एज सून एज लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में कैसे भूल गई? दैट इज द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द एडिटोरियल। ठीक है, इस सेवरल जैसे ही 370 एब्रोगेट हुआ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी, तुरंत बहुत बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स को वाइड करना, डैम्स, सोलर पावर, रेलवे लाइन, हाईवे, ये सब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे जोरों शोरों से शुरू हो गए। अब एक जो एनुअल रिपोर्ट निकाली गई थी इन 2021-22, ये नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने निकाली थी। इनके एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू फास्ट पेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया नियर बॉर्डर, इन यहाँ सब पे बहुत ज्यादा एम या फोकस किया जाएगा। अब इनका फोकस ये है, दूसरे तरफ है हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन प्लान। ये दोनों क्लैश कर रहे हैं क्योंकि एक्शन प्लान में बोला जा रहा है कि जो हिमालयन रीजन और जो ग्लेशियर हैं उनको पिघलने से कम करना है,
दूसरी तरफ आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चला रहे हो जिसके वजह से और डबल स्पीड में वो पिघल रहे हैं, तो ये दोनों क्लैश कर रहे हैं। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान किस चीज पर देने वाली है, डेवलपमेंट पर, एट द कॉस्ट ऑफ दीज प्लेसेस गोइंग या गेटिंग रूइंड। मेरे हिसाब से और इस आर्टिकल के हिसाब से भी गवर्नमेंट को ध्यान ज्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उत्तराखंड में देख चुके हैं कि 2010 में, 2013 में और 2023 में उत्तराखंड के अलग अलग रीजन में, एक बार तो केदारनाथ में जो बादल फटे थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके वजह से 6000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। फिर जोशीमठ में जो डिजास्टर आया था, अगेन उत्तराखंड, उसमें वाटर, पानी पूरा का पूरा बह के डाउन एक लोअर स्लोप, अगेन मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड फाइनली जो 41 वर्कर्स, काफी दिनों तक न्यूज चली थी, 41 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड अ माइन जो कोलैप्स कर गई थी। ये सारी चीजें उत्तराखंड में देखी गई हैं। अब कॉमन चीज क्या है, उत्तराखंड में भी काफी सालों से ईयर 2000 से, जब से उत्तराखंड अलग से फॉर्म हुआ था, तब से ही बहुत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में लद्दाख पे भी इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स आए। और हो क्या सकता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, ये रिसर्च में भी शो किया गया है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इस तरीके के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट या क्लाइमेट इकोसिस्टम गेटिंग अफेक्टेड इन सच हिली एरिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूट की थी एक्सपर्ट कमेटी, जिसने सजेस्ट किया था कि ये उत्तराखंड जैसी जगहों में, जोशीमठ, चार धाम, यहाँ सब जाने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनको तक लिमिट कर दिया जाए, उनको भी कम कर दिया जाए। तो आप सोचो, जब लोगों की संख्या कम करने की बात हो रही है, तो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब चलाए जाते हैं तो कितना ज्यादा डैमेज होता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली बोला गया है इन जगहों की कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट इरोडिंग इट। किसी इकोसिस्टम बिना खराब हुए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वो सपोर्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम कैपेसिटी या कैपेसिटी, सॉरी कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो वो इन जगहों की ऑलरेडी बहुत कम है। और जहां कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां आप इतने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर चलाते हो, तो इमेजिन द काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज इट डू। So that is what the article is entirely about. लास्ट में कंक्लूजन ये बोला गया है, in the name of development we cannot afford to upset the fragile balance in the Himalayan ecosystem and its biodiversity, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होगा, we cannot even predict, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, एक तो डेटा फॉर बेटर एजुकेशन एंड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट। इसमें बहुत सारी रिसर्च है, बट एक जो मेन रिसर्च है दैट इज एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वैसे हर साल रिलीज की जाती है, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे बस ये रिलीज नहीं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 14 से 18 साल के बीच के बच्चों की फाउंडेशनल स्किल्स देखी गई, मतलब फाउंडेशन बेसिक अपनी खुद की मदर टंग में उनको रीड करना आता है कि नहीं, तो देवर शॉक्ड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया गया, उनमें से 26 स्टेट्स में जो कवर करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट को, इसमें ये पाया गया कि 26% जो बच्चे थे 14 से 18 साल की एज के बीच में, वो कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड लेवल 2 इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, मतलब वो खुद की रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ नहीं सकते, और 26% इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, एन 18-year-old इन 2023 वुड हैव बीन अ 13-year-old। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम अभी की नहीं है, जो आज 18 साल का बच्चा है वो 2013 में 13 साल का रहा होगा, या 18 में 13 साल का रहा होगा। और 2018 की रिसर्च के अकॉर्डिंग 32% ऑफ द स्टैंडर्ड 7 एंड 27% ऑफ स्टैंडर्ड 8, मतलब क्लास 7th के 32% और क्लास 8th के 27% चिल्ड्रन कुड नॉट लीड। मतलब ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सालों पहले से चलती आ रही है, जिसके लिए कुछ किया नहीं गया ढंग से, वरना शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाउ डू वी करेक्ट द कलेक्टिव फेलियर्स ऑफ द पास्ट व्हेन इट कम्स टू दीज मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। अब इतने सालों से गलती हो चुकी है, तो हम एक साथ इस मिस्टेक को कैसे सुधारें। बेसिक कैलकुलेशन जो किए गए हैं यूजिंग दीज नंबर्स सजेस्ट 57% ऑफ द अगेन सेम डेमोग्राफिक, मतलब 14 से 18 year olds सर्वेड हु डू नॉट पोजेस बेसिक रीडिंग स्किल्स आर एनरोल्ड इन स्टैंडर्ड 10 एंड बिलो, while जो 28% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड, मतलब
57% जो इन बच्चों में से हैं वो 10वीं क्लास से नीचे हैं, और बाकी बचे हुए 28% वो कहीं एनरोल्ड ही नहीं है इन कॉलेज या किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब वो एजुकेशन से ही हटे हुए हैं, कट ऑफ है एजुकेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 75th राउंड डिड सो इन 2017-18, इन्होंने भी ये सर्वे किया था, रिकॉर्डिंग दैट सेकेंडरी ग्रेड्स, मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड की यहाँ बात हो रही है, अटेंडेंस रूरल इंडिया में वो 60% जितना कम था, मतलब सिर्फ 35 से 40% बच्चे स्कूल्स या कॉलेजेस जो 9th-10th में स्कूल्स ही होते हैं अटेंड किया करते थे। तो बेसिकली द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस एडिटोरियल इज कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात जो की गई एक मेन पॉइंट चिल्ड्रन एंड करियर की, दैट इज ASER 2023 प्रोवाइड्स अ पीक इनटू द एस्पिरेशंस एंड थॉट प्रोसेसेस ऑफ 14 एंड 18। तो इनसे जब पूछा गया आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो मैक्सिमम को नहीं पता था, बट 60% बच्चों को कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, लेकिन 65% ऑफ गर्ल्स उनको हायर एजुकेशन करना था, एंड जिसमें से 59% बॉयज थे। तो गर्ल्स जो कि हायर एजुकेशन में और कॉलेजेस में जाना चाहती थी, गर्ल्स का नंबर मोर था कंपेयर टू बॉयज। अमंग दोज हु हैड जॉइनिंग द पुलिस, जो हायर एजुकेशन में गए, जब उनसे बात की गई तो मेजॉरिटी लड़कों को या तो पुलिस ज्वाइन करना था, डिफेंस फोर्सेस, या मेजॉरिटी लड़कियों को ऐसे प्रोफेशन में जाना था जैसे कि टीचिंग एंड डॉक्टर। तो ऑल्दो उनको उस टाइम पे क्लियर नहीं था, बट उनको कुछ को ये क्लियर था कि हमको कहाँ जाना है। तो व्हाट यहाँ से हमको क्या देख के मिलता है कि वी नीड टू गिव देम अ प्रॉपर गाइडेंस, और वो गाइडेंस हमको किस तरीके से देना पड़ेगा, यूजिंग समथिंग विच दे देमसेल्फ यूज। तो इस चीज में देखा गया कि बच्चे इस एज के सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं दैट आर स्मार्टफोन, बट स्मार्टफोन्स को वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते। बट इस स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ये जो गैप एजुकेशन और यूथ के बीच में क्रिएट हो गया है, इसको खत्म करने के लिए कैसे? मान लो अगर किसी टीन को, किसी बच्चे को पता है कि उनको आगे जाके नर्सिंग बनना है या नर्स बनना है, तो वो बचपन में ही इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ प्रोफेशनल लेवल ट्रेनिंग बचपन से ही लेना स्टार्ट कर सकते। तो ये जो स्मार्टफोन्स आर नॉट जस्ट अ बेन या कर्स, दे कैन बी यूज्ड एज अ बून एज वेल, ठीक है। दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ब्लरी लाइंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ कैप्चर एंड रेस्क्यू। यहाँ इस आर्टिकल में क्या बात की गई है कि हाल ही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए हैं जिसमें ऐसा बोला गया है कि वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे बोला रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई एनिमल कहीं फंस गया है, जैसे कोल माइन में गिर गया है, कहीं ऐसे वेल में गिर गया है, कुएं में गिर गया है, उनको बचाया जाए, दैट इज रेस्क्यू। लेकिन कोई आदमी और एनिमल का इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब मान लो कोई जानवर घुस आया, हाथी केरला में काफी प्रेवलेंट है, हाथी घुस आया कहीं खेतों में, या ये ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन में एनिमल को पकड़कर कैप्चर करके और अक्सर केमिकल और फिजिकल तरीके से उसको इमोबिलाइज करके, मतलब पकड़ के जकड़ के, या तो इंजेक्शन लगा के बेहोश करके या फिजिकली बांध के जब मूव किया जाता है, दैट इज नॉट रेस्क्यू। दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल कि अब जब ह्यूमन हैबिटेट हमने अपने घर हर जगह फैला लिए हैं, फॉरेस्ट जंगल बेयरली बचे हैं, तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अनडिनाइबल है। इसमें इंटरेक्शन स्पेशली विथ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, स्नेक्स, लेपर्ड्स, ये सब बहुत ज्यादा और बढ़ गए, और हाल ही में ये रेस्क्यू केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए। इन रेस्क्यू केसेस में सबसे बड़ा थ्रेट जो एनिमल्स की तरफ आता है वो ये है कि एनिमल को पकड़ के आप 2 किलोमीटर दूर, या इस केस में एक हाथी को पकड़ के 200 किलोमीटर दूर भेजा गया और वहां पे छोड़ के आया गया। अब उसको आप नए हैबिटेट, नए जगह पे छोड़ के आ गए हो, वो वहां भटक गया। अगेन दैट एलिफेंट एंटर्ड इनटू अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जहाँ ह्यूमंस रहते हैं वहां वापस वो घुस गया। दोबारा जब उसको कैप्चर किया गया तो उस कैप्चर में इट डाइड। सेम थिंग हैपेंस विद स्नेक्स। स्नेक्स को तो रिसर्च में शो किया गया है क्योंकि ह्यूमन स्नेक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि आमतौर पे हमको रोज ही ऐसे बारिश के टाइम पे स्नेक्स काफी बाहर निकलते। स्नेक्स को पकड़ के जब दूर कहीं छोड़ा जाता है तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो दिस कैप्चर और रेस्क्यू जो बोला जा रहा है, इसके बीच में डिफरेंस डिमार्केट करने की जरूरत है कि किस चीज को कैप्चर बोला जाए, किस चीज को रेस्क्यू। रेस्क्यू के नाम पे जो हम कैप्चर करके उनको उनके खुद के हैबिटेट से बाहर या दूर छोड़ के आते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस।
जैसे कि अभी जो मैंने एलिफेंट रेस्क्यू की बात की, एन एलिफेंट कैप्चर्ड फ्रॉम अ कॉफी प्लांटेशन, अभी हाल ही की बात है, उसको 200 किलोमीटर दूर छोड़ा, फिर वो फिर भटक गया, फिर ह्यूमन डेलिंग में घुस गया और दोबारा जब पकड़ा इट लेड टू हिज डेथ। अगेन सितंबर 2023 में लेपर्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेपर्ड को जब रेस्क्यू किया गया, वो पकड़े जाने के कुछ घंटों के अंदर ही इट डाइड ड्यू टू मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो ये रेस्क्यू जो किया जाता है, दिस ऑफन लीड्स टू एन एनिमल्स डाइंग। और जो अभी हमने स्नेक्स के बारे में बात की, स्नेक्स को पकड़ के जब दूर छोड़ा जाता है तो दिस कुड लीड, इनफैक्ट आजकल काफी ज्यादा इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लोग स्नेक्स को ऑर्नामेंट्स के तौर पे, ऑर्नामेंट्स के तरीके से यूज करते हैं, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस अगेन। So basically the entire point is relocation of wild animals disrupts two ecosystem। दो तरीके से डिस्टर्ब करता है, एक तो जहां से आपने उनको हटाया है और दूसरा जहां पे नई जगह आप छोड़ के आ रहे हो। अब दोनों ही जगहों को एक्सट्रीमली डिस्टर्ब कर रहे हो, तो देयर नीड्स टू बी अ कॉमन, अ प्रॉपर डिमार्केशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्चर एंड रेस्क्यू। So guys, this was all for the most important editorial articles of the entire week। हमने most important आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थे उनको पकड़ के उठाकर उनसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीक हम अगेन मिलेंगे, सेम प्लेस सेम अकेडमी, विशिष्टा नायक यस अकेडमी। आप चाहें तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यस अकेडमी फॉर लॉ। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, जैसे कि ईरान इजराइल में क्या हो रहा है, बोर्ड पार्टिकल क्या होता है, इस तरीके के छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स सेशंस भी मिल जाएंगे। इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल अटैच द लिंक्स हियर। सो गाइज, आई थिंक वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट मंडे। हम फिर से मिलेंगे, फिर पूरे हफ्ते के एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द द हिंदू जैसे एडिटोरियल से बड़ा सा जो आपका डर है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। So guys, I guess I'll see you guys again. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.